नमस्कार। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में दो देशों के बीच आपसी राजनयिक संबंध एक बैड मैरिज की तरह होते हैं, जिसमें किसी भी स्थिति में, अगर युद्ध की स्थिति नहीं है तो किसी भी स्थिति में, सामान्य स्थिति में, भले ही दोनों देशों के बीच कितने भी मतभेद हो, किसी भी मुद्दे पर कितनी भी तनातनी हो, कितना भी तनाव हो, लेकिन वो संबंध जारी रहते हैं। राजनीतिक संबंधों में, इस बैड मैरिज में, डिवोर्स या फिर किसी तरह के सेपरेशन की कोई संभावना नहीं होती। दोनों देश अपने अपने हितों की खातिर इस बैड मैरिज को जारी रखते हैं अनंत काल के लिए। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब दोनों देश इस स्थिति में इस तरह के बयान जारी करें एक दूसरे के देश के लिए, जिसमें तनाव और बढ़े। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, युद्ध की स्थिति है तो ऐसा देखने को मिलना आम बात है। मसलन रशिया और यूक्रेन के बीच ऐसी बयानबाजी होती रहती है जिसमें पता चलता है कि दोनों के देशों के बीच किसी तरह के डिप्लोमेटिक संबंध नहीं बचे। और भारत और पाकिस्तान के मसले में भी इस तरह के लगातार बयानबाजी, जो राजनीतिक जो मैसेजिंग होती है, उसमें देखने को मिलती है। और अगर दो देशों के बीच तनाव है भी तो उसमें डिप्लोमेटिक भाषा उसकी ऐसी होती है कि उसमें एक संभावना छोड़ी जाए कि आगे संबंध बातचीत के आधार पर सुलझाए जा सके। बहुत कम मौके होते हैं कि जब भाषा इस तरह की मैसेज और जो प्रेस रिलीज है, जो मैसेज है, उस तरह फ्रेम किया जाता है, उस भाषा में फ्रेम किया जाता है, जिसका नतीजा यह देखने को मिलता है कि सेपरेशन जरूरी है, एक तरीके से तलाक जरूरी है। सोमवार को हमें इसी तरह का उदाहरण देखने को मिला भारत के संबंध में और कनाडा के संबंध में। भारत ने जिस सख्त भाषा में, जिस लहजे में लगातार बयान जारी किए, उससे समझ में आया कि भारत चाहता है कि एक कड़ा मैसेज कनाडा को जाए। और जिस तरीके से भारत ने ट्रूडो सरकार को, पीएम ट्रूडो को नाम लेते हुए उस पर सीधा निशाना साधा, वो अनप्रेसिडेंटेड था, ऐतिहासिक था। अगर आप डिप्लोमेसी के स्टूडेंट हैं, अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति की खबरें पढ़ते पढ़ाते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो आपने भी कभी इस तरह की लैंग्वेज नहीं देखी होगी कि जब भारत ने अपनी किसी प्रेस रिलीज में, अपने किसी मैसेज में, अपने किसी बयान में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। कई बार आपको पाकिस्तान के लिए भी इस तरह की भाषा नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन भारत ने कनाडा के लिए, खासतौर पर कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो सरकार के लिए, इस तरह की भाषा के लिए कई बयान जारी किए। और मामला इस कदर आकर पहुंचा कि भारत और कनाडा के संबंध, राजनीतिक संबंध, अब पूरी तरह से एक डेड एंड पर पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। क्यों हुआ ऐसा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सोमवार को करीब 1:56 पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो ऑनगोइंग एक एलिगेशन पिछले 1-1.5 साल से कनाडा सरकार लगा रही है कि वहां पर एक प्रो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या होती है, उसमें कनाडा सरकार लगातार भारत और भारत के राजनयिकों पर उसमें शामिल होने के आरोप लगाती रही है। उसी संबंध में भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। उसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको सुनाता हूं। इस बयान में लिखा था कि कल हमें कनाडा से एक राजनयिक संवाद प्राप्त हुआ, जिसमें भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को एक जांच के संबंध में दिलचस्पी के व्यक्ति, यानी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है। भारत सरकार इन निराधार आरोपों को सख्ती से खारिज करती है और इसे ट्रूडो सरकार के वोट बैंक राजनीति पर आधारित राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा मानती है। यानी पहले ही अपने इस बयान के पहले ही चंद लाइनों में सीधे ट्रूडो सरकार पर यहां पर निशाना साधा गया। आगे कहते हैं कि सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के बावजूद कनाडा सरकार ने भारत सरकार को कोई भी ठोस प्रमाण साझा नहीं किए, जबकि हमारी ओर से कई बार अनुरोध किए गए थे। यह नवीनतम कदम उन्हीं बातों को की पुनरावृत्ति है जो तथ्यों के बिना प्रस्तुत की गई है। यानी जो आरोप लगाए गए हैं, यह स्पष्ट है कि एक जांच के बहाने जानबूझकर भारत को बदनाम करने की एक रणनीति है, ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत की प्रति शत्रुता, यानी उसकी हॉस्टिलिटी जो है, वो लंबे समय से स्पष्ट है।
2018 में उनकी भारत यात्रा, और जिसका उद्देश्य था वोट बैंक को खुश करना, अपने वोट बैंक को खुश करना, उनके लिए असुविधाजनक साबित हुई। यानी 2018 में जो जिस तरीके से उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी, उनके मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया जो कि भारत के प्रति चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुलेआम जुड़े रहे हैं। दिसंबर 2020 में भारतीय आंतरिक राजनीति में भी उनकी खुली दखलंदाजी सामने आई और उन्हें बार बार इस तरह के बयान दिए। वे किस हद तक जाने को तैयार हैं, यह स्पष्ट करता है। उनकी सरकार एक ऐसे राजनीतिक दल पर निर्भर थी जिसका नेता भारत के खिलाफ अलगाववादी विचारधारा का खुलकर समर्थन करता है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। कनाडाई राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को नजरअंदाज करने के आरोपों का सामना करते हुए उनकी सरकार ने जानबूझकर भारत को इस मामले में घसीटा ताकि अपनी आलोचना को कम किया जा सके। भारतीय राजनीतिकों को निशाना बनाकर यह नवीनतम कदम उठाना उसी दशा में उठाया गया है। यह संयोग नहीं है कि यह कार्रवाई तब हो रही है जब प्रधानमंत्री ट्रूडो को विदेशी हस्तक्षेप का एक आयोग के समक्ष गवाही देनी है। अब आप समझिए कि जिस तरीके से इस पूरे लंबे चौड़े बयान में बार बार ट्रूडो सरकार का नाम लेकर सीधे हमला किया गया है, ये अपने आप में प्रेसिडेंटेड है। इस बयान के जो अंतिम पैरा है वो भी दिलचस्प है। इसका जो अंतिम पैरा है उसमें भी बड़ा स्पष्ट भारत सरकार ने अपने मैसेज को क्लियर किया है। उसमें कहते हैं कि भारत सरकार ने कनाडा उच्चायोग की उन गतिविधियों का संज्ञान लिया है जो वर्तमान सरकार के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करती है। इसके परिणाम स्वरूप कूटनीतिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में पारस्परिकता के सिद्धांत को लागू किया गया। भारत अब कनाडा सरकार द्वारा भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए इन नवीनतम आरोपों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप और कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी इसमें क्या आगे कार्रवाई होगी ये भारत अपने से स्पष्ट करेगा, अपनी सूझबूझ से इस पे निर्णय लेगा। इसके बाद ये बयान जब जारी हुआ तो निश्चित तौर पर इसकी भाषा देखकर अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मीडिया में जबरदस्त इस पर खबरें बनी। अंतर्राष्ट्रीय समझ में आया कि भाई अब ये मामला बेहद गंभीर होने वाला है। शाम होते होते करीब 6:52 पर जो कनाडा के टॉप डिप्लोमेट है भारत में, एक्टिंग हाउस कमिश्नर स्टीवन व्हीलर, उसको भारत के विदेश मंत्रालय ने समन किया और उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि भाई देखिए आप जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित है। और उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि भारत अपने जो राजनयिक है उनको वापस बुलाएगा। इसके बाद भारत ने बयान जारी किया और उसमें भी कहा गया कि आज शाम को कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त को पूर्वी सचिव द्वारा तलब किया गया। उन्हें सूचित किया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों एवं अधिकारियों को बिना किसी आधार के निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि चरमपंथ और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार की कार्रवाइयों ने उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। हमें वर्तमान कनाडाई सरकार पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर कोई भरोसा नहीं है। अतः भारत सरकार अपने उच्चायुक्त और अन्य लक्षित राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लेता है। इसी के साथ ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि भारत ट्रूडो सरकार द्वारा भारत के खिलाफ चरमपंथ, हिंसा और अलगाववाद को समर्थन देने के प्रति आगे और कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी भारत ने यह भी स्पष्ट किया, ना सिर्फ ये कहा कि वो अपने राजनयिक वापस बुला रहा है, बल्कि यह भी कहा कि ट्रूडो सरकार जो कनाडा में प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को जो बढ़ावा दे रही है उस पर भी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखता है। जाहिर है इसके बाद करीब 7:30 बजे ये समन कंक्लूड हुआ। उसके बाद खबरें ये आई कि भाई भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस लिए। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक कोई प्रतिक्रिया कनाडा की तरफ से नहीं आई थी। जाहिर है कनाडा की सरकार का जबरदस्त एम्बैरेसमेंट यहां पर हो रहा था। तो उस वक्त कनाडा सरकार ने कुछ खबरें प्लांट कराई। खबरें ये आई खासतौर पर वॉशिंगटन पोस्ट में और अन्य अमेरिकी मीडिया में, सीबीसी में, कि जो डिप्लोमेट्स है वो भारत में वापस नहीं बुलाए, वो तो दरअसल कनाडा सरकार ने उनको एक्सपेल किया है। यानी खबरें ये आई कि भाई दरअसल कनाडा सरकार ने इन भारतीय राजनयिकों को एक्सपेल कर दिया है। तो ये खबरें कई अगले 1-2 घंटे में सामने आई और ऐसी खबरों को हमारे भारत में भी जो नहीं चाहते थे, जो अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद होते हैं, उन्होंने भी इसको जोर तोड़ से उठाया, उसको आगे बढ़ाया। सागरिका घोष ने लिखा कि कैसे वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर डाली है,
का हवाला देते हुए कहा कि कैसे कनाडा सरकार ने इस डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। तो यानी जो एम्बैरसमेंट हो रहा था कनाडा सरकार का, उसको कम करने के लिए खबरों का सहारा लिया गया। लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, भारत के जो विदेश मंत्रालय की जो भाषा थी वो सीधे सीधे ट्रूडो सरकार पर हमला कर रही थी। तो इसके बाद पूरी तरह से कनाडा सरकार हरकत में आई और करीब 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे आरसीएमपी यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यही उस निज्जर मर्डर की छानबीन कर रही है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही घिसे पिटे आरोप लगाने शुरू किए और इस बार हालांकि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी की हत्या हुई है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। ये एक नया आरसीएमपी ने यानी पुलिस ने एक नया एंगल इसमें जोड़ा। और साथ साथ जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, वो कनाडाई सिखों को टारगेट कर रही है, तो उसमें पुलिस कहती है कि ये एक स्पेसिफाइड टारगेटिंग है प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए, ये सिखों पर नहीं है बल्कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को ही टारगेट किया जा रहा है जो कि प्रो खालिस्तानी मूवमेंट के मेंबर्स है। यानी एक तरह से स्वीकार्यता यहां पर पुलिस करती है कि जो कनाडा में बैठे हुए प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं को भारत सरकार टारगेट कर रही है। उसी में हरदीप सिंह निज्जर को भी टारगेट किया गया था। एक तरह से स्वीकार्यता भी है, अपने आप को मान भी रहे हैं कि भाई उनके यहाँ एलिमेंट्स हैं जो कि कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। ये एक स्वीकार्यता पुलिस ने की है। उसके बाद करीब 9:46 पर भारत ने आगे बढ़ते हुए जब इस तरह के आरोप लगाए गए तो भारत ने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल करने का आदेश जारी कर दिया। इसमें भारत में जो कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर थे स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, इसके अलावा डिप्टी हाई कमिश्नर पैट्रिक हर्बर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मैरी कैथरीन जोली, एआन रोज डेविड ट्राइट्स, एडम जेम्स चिपका और इसके अलावा पाउला और ज्वेला, ये फर्स्ट सेक्रेटरी 4 थे और 2 एक्टिंग हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर। इन 6 डिप्लोमेट्स को इमीडिएटली उनको कहा गया कि उनको एक्सपेल कर दिया गया है और उनको समझ दिया गया कि 19 अक्टूबर को रात 12 बजे तक वो भारत छोड़ दें, यानी तो शनिवार रात के 12 बजे तक उनको भारत छोड़ देना होगा। ये एक बड़ा मैसेज भारत ने दिया। इसके बाद तो कनाडा सरकार बिलबिला गई और उसके बाद लगातार खबरें प्लांट की गई कि कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो और अपने मंत्रालय के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो उसमें मामले को सुलझाएंगे। अब आप सोचिए कि अब तक जो बयानबाजी हो रही थी वो विदेश मंत्रालय के डिप्लोमेटिक स्तर पर हो रही थी। जो एक्टिंग हाई कमिश्नर थे वो भी बयानबाजी करते हैं, लेकिन मामला इतना गंभीर हुआ, हमला इतना गंभीर था, जो भारत की भाषा थी वो सीधे ट्रूडो सरकार को एक्सपोज कर रही थी। तो अंततः रात के 1 बजे भारतीय समय अनुसार रात के 1 बजे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपने जस्टिन ट्रूडो अपनी फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली के साथ और अपने एक और मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। करीब पौन घंटा तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें भी बार बार वो वही पुराने आरोप दोहराते हैं कि भारत के राजनीतिक उसमें शामिल है, भारत के अधिकारी इसमें शामिल हैं। और जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि इसके एविडेंसेस क्या है तो वो कहते हैं कि एविडेंसेस नहीं है, इंडिया पॉसिबली बिहाइंड द किलिंग ऑफ निज्जर। भाषा देखिए, कभी वो पॉसिबली शब्द का इस्तेमाल करते हैं और कोई एविडेंस वो नहीं देते हैं। जब बार बार सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अभी जो पुलिस है वो जांच कर रही है, जब वो कोर्ट में जाएगा तब एविडेंसेस सामने आएंगे। तब एविडेंसेस नहीं है तो भाई वो बार बार आरोप क्यों लगा रहे हैं। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये भी कहते हैं, विदेश मंत्री ये कहती हैं कि वो 5 आइज यानी जो यूएस, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों का एक जो आपसी एक ग्रुप है जिसमें वो जो इंटेल है वो शेयर करते हैं, उसमें वो बार बार कहते हैं कि हम 5 आइज देशों से या फिर G7 देशों को बताएंगे कि भाई भारत क्या कर रहा है। ये अपने आप में बड़ा बचकाना है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि आमतौर पर गली मोहल्ले में बच्चे लड़ते हैं और बाद में वो दूसरे बच्चे को कहते हैं कि तुमने मुझे मारा, मैं जाके अपने पापा को बताऊंगा। तो ये कुछ उसी तरह की बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिली कि पीएम भी और उसके विदेश मंत्री भी और दूसरे मंत्री भी वो बार बार ये कहते हैं कि हम यूएस को बताएंगे, हम G7 को बताएंगे, हमारी 5 आइज देशों को बताएंगे। और पीएम ने यह भी बयान जारी किया कि उन्होंने
जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है स्टीमर, उनसे भी बात की है। अब कहाँ बीच में इसको क्या वो रंग देना चाहते हैं, तो स्पष्ट है कि वो पूरी दुनिया में एक तरह का माहौल बनाया जाता है और खासतौर पर अपनी कनाडाई जनता को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी मामला ठीक है और वो पूरी तरह से कंट्रोल उनका बना हुआ है। लेकिन यहां पर प्योरली ये देखने को मिलता है कि जो ट्रूडो सरकार का बचकानापन है वो इस हद तक सामने आ चुका है कि वो भारत जैसे डेमोक्रेसी के साथ संबंध किसी भी हद तक ले जाने को तैयार है, और उन्होंने किया भी है। पिछले 2-3 सालों में जिस तरह के बचकाने आरोप लगाए हैं, उससे भारत और कनाडा के संबंध इस तरह पर पहुंचे कि भारत को इस तरह का सख्त संदेश, इस तरह की सख्त बयानबाजी जारी करनी पड़ी। आज तो ये है कि भारत और कनाडा के बीच संबंध डेड हो चुके हैं। अब इसके पीछे सीधे सीधे ट्रूडो सरकार शामिल है। एक्सपर्ट बताते हैं कि चूंकि अगले साल अक्टूबर 2025 में ट्रूडो सरकार जो आम चुनाव है उसमें ट्रूडो सरकार को दोबारा अपने चुनने के लिए जनता के बीच जाना होगा, और फिलहाल हालत ये है कि पूरी तरह से जो पब्लिक रेटिंग है वो ट्रूडो सरकार की गिरी हुई है। करीब करीब 25 से 26% ही लोग ये कह रहे हैं कि भाई ट्रूडो सरकार किसी लायक है, यानी 75 से 74% लोग ये कह रहे हैं कि ट्रूडो सरकार का जाना तय है, वहां की कंजर्वेटिव पार्टी ही सत्ता में वापस लौटेगी। लिहाजा अपनी कुछ खास कंस्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए, जिसमें खासतौर पर वो खालिस्तानी सिख प्रो खालिस्तानी सिख कम्युनिटी है, उसको किसी तरह की अपीज करने की ये कोशिश कर रही है। और उसके पीछे उनके पीछे जो भारत सरकार ने भी अपने बयान में भी आरोप लगाया है कि कुछ एलिमेंट्स जो उनके सरकार में मंत्री रहे हैं, जो उनको किसी तरह अपीज करने के लिए लगातार किसी भी हद तक जाने को तैयार है ट्रूडो सरकार। हालांकि ये पहली बार नहीं है, ट्रूडो इससे पहले भी कई देशों के साथ कर चुके हैं। दिसंबर 2018 में चीन के साथ ट्रूडो सरकार ये कर चुकी है, जस्टिन ट्रूडो ये कर चुके हैं। उस वक्त भी इसी तरह की किरकिरी कनाडा की हुई थी। दरअसल यूएस के दबाव में हुवेई एक जो बड़ी जायंट कंपनी है चाइनीज, जो कि टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, जिसको फोन भी बनाती है और दूसरे टेक्नोलॉजिकल वो इक्विपमेंट्स बनाती है, हुवेई के एक एग्जीक्यूटिव मैंग वांजोउ को अरेस्ट कर लिया कनाडा ने यूएस के दबाव में, यूएस के कहने पर कि भाई वो किसी तरह के 5G के जरिए वो किसी तरह के सर्विलांस में वो मुलविस है। तो उसमें एक हुवेई के एग्जीक्यूटिव को कनाडा ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद चाइना ने इमीडिएटली जो एक माइकल कोविग जो कि एक फॉर्मर डिप्लोमेट थे, और एक माइकल स्पेवोर जो कि एक बिजनेसमैन थे जो चाइना में, इन दो लोगों को तुरंत अरेस्ट किया और उन पर आरोप लगाया कि वो स्पिनाज में शामिल है, यानी वो जासूसी में शामिल है। उसके बाद दोनों देशों के बीच जमकर रसाकसी होती है। 2021 तक, यानी 2018 से लेकर 2021 तक चाइना केस चलाता है। दोनों माइकल जो पकड़े गए थे, कैनेडियन माइकल, कैनेडियन नागरिक, उन पर केस चलाकर उनको सजा भी सुना देता है। और उनका जब जेल में उन पर सजा सुनाकर उनको जेल में तो डाला ही हुआ था। जब कनाडा को ये लगा कि मामला सुलझ नहीं रहा है, तो वो फिर से गुहार लगाते हैं यूएस से कि किस तरह भाई उनको मामला वो उनकी तो सुन नहीं रहे हैं, उनमें समझौता कराएं और दोनों कनाडियन नागरिक को छुड़ाया जाए। वो तैयार है किसी भी समझौते के लिए। अंततः सितंबर 2021 में यूएस के साथ एक एग्रीमेंट होता है चाइना का, जिसके जरिए यूएस और कनाडा का ट्राइलैटरल एग्रीमेंट होता है, जिसके जरिए वो हुवेई एग्जीक्यूटिव को छोड़ा जाता है। तब जाके इमीडिएटली दोनों माइकल्स को, जो डिप्लोमेट था कैनेडियन और बिजनेसमैन, इन दोनों को वो छोड़ता है। इसके बाद भी संबंध चीन और कनाडा के इस हद तक है कि कोई दोनों में आपस में कोई खास बातचीत नहीं होती है। और फिर एक और इंसिडेंट देखने को मिलता है नवंबर 2022 में, जब बाली इंडोनेशिया में G20 की एक समिट हो रही थी। वहां पर एक स्पॉन्टेनियस हॉलवे कॉन्वर्सेशन का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें जो शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट, वो चाइनीज पीएम से कैनेडियन पीएम से पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारी दोनों के बीच में जो बातचीत हुई थी वो आपने लीक क्यों की। वहां पर बड़े बचकाते हुए जो ट्रूडो है वो किसी तरह सफाई देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो हैं, हम तो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास रखते हैं, हम कनाडा में हम अलग तरीके से काम करते हैं, हम जो पब्लिक में है वही बताते हैं, जो हम लोग प्राइवेट स्पेस में बात करते हैं वो पब्लिक भी करते हैं। तो उसमें बड़े नाराज होते हुए यहाँ पे शी जिनपिंग दिखाई देते हैं। तो उसमें वो अंत में कहते हैं कि लेट्स हम जो आपस में बातचीत के हैं उसकी कुछ कंडीशन हमें तय करनी होंगी।
और वहां से एब्रप्टली निकल जाते हैं। ये वीडियो आता है तो इसमें भी जबरदस्त किरकिरी ट्रूडो की होती है, स्पष्ट नजर आता है कि किस तरीके से बचकानापन है ट्रूडो के अपने कैरेक्टर में, और वो उसका नतीजा ये है कि तमाम देशों के साथ उनके संबंध बिगड़े हुए हैं। यहां तक कि जब प्रेसिडेंट थे यूएस के जो ट्रंप, उस वक्त भी जबरदस्त यूएस के साथ भी जो सबसे करीबी अलाय है कनाडा का, उसके साथ भी संबंध इसी तरह के बन गए थे। रशिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, मैक्सिको, म्यांमार, वेनेजुएला, ऐसे तमाम देशों, खासतौर पर टर्की, ऐसे तमाम देशों की लिस्ट है जिसमें ट्रूडो सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इन तमाम देशों को अपने से धीरे धीरे एक इस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है कि इन दोनों के बीच कोई खास संबंध नहीं बचे। अब ऐसी स्थिति है कि अब मामला भारत के साथ उन्होंने खत्म कर दिया है। हालांकि वो अपने प्रश्न में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार वो ये कहते रहे कि भारत के जैसी डेमोक्रेसी के साथ वो संबंध खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है वो भारत और कनाडा के बीच जबरदस्त है, वो हम सब जानते हैं। खासतौर पर पंजाबी और सिख कम्युनिटी की जो वहां पे प्रेजेंस है, करीब करीब 7,70,000 ऑफिशियली जो डाटा है, 7 से 8 लाख सिख कम्युनिटी कनाडा में रहती है। और अगर इंडियंस की बात करें तो ये संख्या दोगुनी है, यानी बाकी देश के अन्य हिस्सों के जो भारतीय हैं जो कनाडा में रहते हैं, वो संख्या 14 से 15 लाख है। और वो एक बड़ा ऐसा डायस्पोरा है जो बड़ा प्रभावशाली है। और वहां पर भी अब इस तरह की बातें हो रही है कि ट्रूडो सरकार ने चंद एक प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को खुश करने के लिए किस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंध कई दशकों से लगातार प्रगाढ़ हुए थे, पीपल टू जो पीपल कनेक्ट है वो इतना जबरदस्त है कि उसको इस कदर खराब कर दिया है। तो वहां पर भी एक जबरदस्त एक्सपर्ट्स हो, पत्रकार हो, और जो इंडियन डायस्पोरा है वो जबरदस्त तरीके से ट्रूडो सरकार को एक्सपोज भी कर रहा है, विरोध भी कर रहा है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि इसका नतीजा जो है वो 2025 के चुनावों में बेहद उल्टा पड़ने वाला है। एक तरीके से बड़ा दिलचस्प है कि सोमवार से जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, जो एक दूसरे को लेकर बयानबाजी हुई है, उसमें बड़ा दिलचस्प ये भी है कि कनाडा ने पहले डिप्लोमेट्स के जरिए, हाई कमिश्नर के जरिए, पुलिस के जरिए, अपने विदेश मंत्री के जरिए, कन्या मंत्री के जरिए, और बाद में जाकर पीएम तक भी उस पर बयानबाजी करते हैं। और भारत तो सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करता है, वो भी अपने सेक्रेटरी लेवल के, विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ही उसको जवाब देते हैं, ना तो भारत के विदेश मंत्री, और भारत के पीएम तो अब छोड़ ही दीजिए, वो उसको जवाब देने लायक भी नहीं समझते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बताता है कि भारत जो है वो कनाडा के इन संबंधों को लेकर उनका नजरिया क्या है, उनका रवैया क्या है, और आगे वो किस तरीके से डील करना चाहते हैं। यानी भारत अभी इसको इस लायक भी नहीं समझ रहा कि भारत के विदेश मंत्री इस पे कोई बयानबाजी तुरंत जारी करें। आगे हो सकता है जब पत्रकार पूछेंगे, एससीओ में विदेश मंत्री है तो वहां पर पूछेंगे तो संभव है कुछ न कुछ विदेश मंत्री जवाब देंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर जितनी तत्परता जो है वो कनाडा की सरकार ने दिखाई है कि वो पुलिस को भी ले आए, वो विदेश मंत्री को भी ले आए, और खासतौर पर ट्रूडो सरकार खुद खड़े हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अपने इसको हंगामा मचाने के लिए। लेकिन भारत सरकार बड़े संयम से, बड़ी बहादुरी से, और अपनी जिसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, वो वहां पर से अपना बयान जारी कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ जारी कर रहे हैं, और अपनी स्थिति जारी कर रहे हैं। ये बताता है भारत और कनाडा के बीच का संबंध है उसमें कौन कहां खड़ा है। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद।